अस्सलाम वालेकुम जी। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, जियोथर्मल एनर्जी, ये भी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में है। क्या है जियोथर्मल एनर्जी? जियो, ये जियो चैनल वाले नहीं, जियो मतलब ज़मीन, थर्मल हीट, ज़मीन के अंदर जो हीट पैदा होती है। जनाब याली इस टॉपिक के दो हिस्से होंगे। पहले पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, जियोथर्मल एनर्जी पैदा कैसे होती है, ज़मीन के अंदर हीट पैदा कैसे होती है, ज़मीन की सरफेस के नीचे हीट पैदा कैसे होती है। और दूसरे मरहले में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ जियोथर्मल एनर्जी इज़ एक्सट्रैक्टेड, हाउ जियोथर्मल एनर्जी इज़ एक्सट्रैक्टेड, जियोथर्मल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, जियोथर्मल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मतलब बाहर कैसे निकाला जाएगा। तो चलें जी शुरू से काम शुरू करते हैं। जियोथर्मल एनर्जी कैसे पैदा होती है जी, ज़मीन के अंदर हीट कैसे पैदा होती है? कम से कम 3 तरीकों से ज़मीन के अंदर हीट पैदा होती है। कौन कौन से तरीकों से? पहला जनाब रेडियो एक्टिव डिके, आपने पहले न्यूक्लियर फिजिक्स में ये नाम सुना हुआ होगा, अल्फा डिके, बीटा डिके, गैमा डिके। जब रेडियो एक्टिव मटीरियल से रेडिएशन निकलती है तो वो जो रेडिएशन निकलती है, अल्फा हो चाहे बीटा हो चाहे गैमा हो, न्यूक्लियर रेडिएशन, वो न्यूक्लियस से काफ़ी स्पीड से निकलते हैं, काफ़ी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से पार्टिकल निकलते हैं। और वो जो बाहर निकलेंगे, बाहर निकल के जिसके साथ टकराएंगे, देखिए जी ये हम बना रहे हैं जी ज़मीन, यहाँ पे रेडियो एक्टिव मटीरियल किसी जगह मौजूद है, तो यहाँ से अल्फा बीटा या गैमा पार्टिकल निकलेंगे, तो वो निकल के जनाब यहाँ पे टकराएंगे, यहाँ पे टकराएंगे, यहाँ पे टकराएंगे, काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ जब कोलिजन करेंगे, टकराएंगे, तो फ्रिक्शन होगी जिसके नतीजे में हीट पैदा होगी। जैसे आप यहाँ से ऐसे करके टकराएं तो हीट पैदा होगी। तो रेडियो एक्टिव डिके जो होगा, जहाँ पे ये उस जगह पे होगा जहाँ पे रेडियो एक्टिव मटीरियल मौजूद हैं, यहाँ पे रेडिएशन निकलती है मटेरियल में से, तो इस रेडिएशन के निकलने के नतीजे में हीट पैदा होती जाएगी ज़मीन के अंदर तह में, ज़मीन की सरफेस के नीचे। उसके बाद जनाब रेजिडुअल हीट ऑफ अर्थ, कई इलाके ऐसे हैं, लैटिन अमेरिका और जापान के ख़ास तौर पे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आतिशफ़शा होते हैं, जहाँ पे वॉल्केनोज़ होते हैं, और उन वॉल्केनोज़ की वजह से, आतिशफ़शा इलाकों की वजह से ज़मीन के अंदर मादे पिघली हुई हालत में होते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। वो जो हीट ऐसे वॉल्केनिक रीजन में जो हीट है वो रेजिडुअल हीट ऑफ अर्थ कहलाती है। उसके बाद जनाब यानी कंप्रेशन ऑफ मटेरियल, ज़मीन के अंदर चूंकि जो जितने भी मटेरियल है या ज़मीन के अंदर जो दब जाता है उसके ऊपर प्रेशर आता है, वो ज़्यादा दबाव में आ जाता है, कंप्रेशन हो जाती है। कंप्रेशन के नतीजे में टेम्परेचर में इजाफा होता है। आपने थर्मोडायनामिक्स में शायद ये सुना हुआ हो कि जब आप किसी गैस को कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने का मतलब है कि प्रेशर ज़्यादा किया, उसका वॉल्यूम कम हो गया, और जब वॉल्यूम कम होगा तो मॉलिक्यूल्स चूंकि एक दूसरे करीब करीब आ जाएंगे, कोलिजन के चांसेस ज़्यादा होंगे, कोलिजन चूंकि ज़्यादा होगी उसके नतीजे में फ्रिक्शन होगी, उसके नतीजे में हीट पैदा होगी। तो जनाब कंप्रेशन के नतीजे में भी हीट पैदा होगी। तो रेडियो एक्टिव डिके यानी रेडिएशन का निकलना किसी मटेरियल से, और वॉल्केनिक रीजन में जहाँ पे टेम्परेचर वैसे ही ज़मीन के नीचे तह में ज़्यादा होता है, और कंप्रेशन ऑफ मटेरियल जहाँ पे मटेरियल कंप्रेस होता है, दबाव में आ जाता है, उसके नतीजे में भी ज़मीन के अंदरूनी तह में हीट पैदा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो हीट ज़मीन के अंदर है इसे कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। अब इस जियोथर्मल एनर्जी को बाहर कैसे निकाल सकते हैं? बाहर कैसे निकालना है जनाब? उसके लिए जनाब देखते हैं जी कि जियोथर्मल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाएगा। एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, ये याद रखिए क्वेश्चन दो तरह से आएगा आपको। या तो ये कि व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी, ज़मीन के अंदर हीट है, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड ये है, और हाउ इट इज एक्सट्रैक्टेड ये भी हम डिस्कस करने लगे हैं। अच्छा जी, अब इसमें होंगे जनाब कम से कम 2 तरीके हीट बाहर निकालने के लिए। कई दफ़ा खुद ही बाहर निकल आती है और कई दफ़ा हमें निकालना पड़ती है। तो जनाब ये देखिएगा, ये हम बना रहे हैं जी ज़मीन, यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी मौजूद है। कई जगह तो ऐसी है जनाब कि यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी ज़मीन की तह के नीचे कुछ ज़्यादा गहराई में नहीं होती, बहुत गहराई में हीट नहीं होती, सरफेस के करीब ही होती है, और यहाँ पे पानी भी होता है। तो यहाँ पे जो चट्टानें हैं, पत्थर है, मिट्टी वगैरह है, उनमें जो पानी है, हीट की वजह से पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से डेंसिटी ज़रा कम होती है, वो ऊपर को उठता है, और जब ऊपर को उठता है तो कई दफ़ा वो ज़मीन की तह को फाड़ के बाहर निकल आता है। वो जब ज़ाहिरी बात है, जब ज़्यादा प्रेशर के साथ ज़मीन की तह को फाड़ के बाहर निकलेगा तो बाहर ऐसे शू के साथ फवारे की शक्ल में बाहर निकलेगा।
ये जो फुवारा है इसे कहते हैं स्टीम वेंट, या ये होता है गीजर। वो जो घरों में जो गीजर है वो असल में वाटर हीटर है। ये जो गर्म पानी का चश्मा निकलता है ये गीजर है, या इसे कहते हैं जनाब हॉट वेंट। तो हॉट वेंट कह लीजिए, गीजर कह लीजिए, स्टीम वेंट कह लीजिए, एक ही मानों में ये इस्तेमाल होता है। ये वहां पे है जहां पे गर्म चट्टानें या हाई टेम्परेचर वाला हिस्सा जमीन की तह से ज्यादा गहराई में नहीं है, तो ये पानी गर्म होकर ऊपर को उठेगा और जमीन की तह को फाड़ के बाहर को निकल आएगा। और ये जो है गीजर्स हैं गर्म पानी के चश्मे, ये ज्यादा सारी उम्र के लिए नहीं निकलते। होगा क्या कि यहाँ पे जो पानी का टेम्परेचर ज्यादा हुआ, पानी ने ऊपर को धक्का मारा, जमीन की तह जहां से कहीं से कमजोर नजर आई, फाड़ के बाहर को निकल आया, और जितनी देर तक तो गर्म पानी का प्रेशर ज्यादा रहा, वाफर मिकदार में रहा, वो निकलता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता। जाहिर बात है बंदे गुस्सा आता है, बंदा रौला पाता हो ऐसे करके घर में ये करते वो करते, भांडे भूडे भनते, थोड़ी देर बाद आप भी ठंडा होकर बैठ जाता है। तो ऐसे ही इसका टेम्परेचर, जब ज्यादा टेम्परेचर वाला पानी बाहर निकल जाएगा, हौली हौली इसका प्रेशर या ज्यादा स्पीड से बाहर निकलता है वो कम होते होते फिर ये चश्मा बंद हो जाएगा, फिर कुछ अर्से तक बंद रहेगा, फिर मीनवाल टेम्परेचर जमीन के अंदर ज्यादा होता रहेगा, फिर पानी गर्म होगा, फिर डेंसिटी कम होगी, फिर ऊपर को उठेगा, जमीन की तह को फाड़ के निकलेगा। आज यहाँ से निकला है, 6 महीने यहाँ से निकलता रहा, फिर बंद हो गया, फिर अगले 3-4 महीने फिर बंद रहा, उसके बाद फिर पड़ोस में किसी और जगह से यहाँ से जमीन की तह को फाड़ के निकल आया जी। तो कभी यहाँ से कभी यहाँ से कभी यहाँ से। ज्यादातर जो गीजर हैं ये इर्रेगुलर इंटरवल से निकलते हैं, ये बेकायदगी से निकलते हैं, इनमें कोई बाकायदगी नहीं होती कि हर महीने निकलना है या 1 महीने के लिए निकलना है, 1 हफ्ते के लिए निकलना है या 10 दिन के लिए निकलना है। तो ऐसे इनमें रेगुलरिटी नहीं होगी, इरेगुलर निकलेंगे। कोई फार्मूला नहीं है कि कितना पानी निकलेगा, कितना हाइट तक जाएगा। ये जो गर्म पानी के साथ इसमें स्टीम भी शामिल होती है, उस स्टीम से फिर आप टरबाइन चला के, जनरेटर चला के बिजली हासिल कर सकते हैं। और जब ये ज़्यादा गर्म पानी निकल जाता है, हौली हौली जोश मट्ठा पै जाता है, तो लो जनाब ये बंद हो गया। हम यहाँ पे अब मसला ये है कि हम उस स्टीम से जनरेटर तो चला सकते हैं। मुसीबत ये होती है कि आज गीजर यहाँ पे 3 महीने यहाँ से निकलता रहा, फिर 2 महीने बंद हो गया बिल्कुल ही, अगले महीने फिर जनाब यहाँ से निकल आया, उसके बाद अगले साल यहाँ से निकल आया। तो आपन जनरेटर चुके कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे, ये तो यब भी रहेगा, मतलब मसला ही रहेगा। इसकी बजाय हम इस काम को, इस हीट को यूटिलाइज करके अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें से हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैसे? उसके लिए हम ये करते हैं जनाब कि पाइपिंग कर देते हैं। ये देखें जी, ऐसे करके ना हमने पाइपिंग कर दी, मेटल के पाइप डाल दिए, यहाँ पे हीट भी है और गर्म पानी भी मौजूद है। और ख़ास तौर पे वहाँ पे जहाँ पे ज़मीन के नीचे ज़्यादा गहराई में ना हो, क्योंकि ज़्यादा गहराई में हो गए पाइपिंग का खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो दमड़ी की बुढ़िया टक्का सर मुंडाई के खर्चा ज़्यादा आ जाएगा और फ़ायदा उससे कम होगा। तो ज़्यादा गहराई में ये ना हो तो बेहतर है। तो बहरहाल क्या करेंगे जी, अब यहाँ से ठंडा पानी, कोल्ड वाटर यहाँ से एंटर करेंगे, ये ठंडा पानी यहाँ से जाएगा चूँकि मेटल का पाइप होगा, ये गर्म होगा चूँकि गर्म पानी और ये जो हीट है, जियोथर्मल एनर्जी है, उसके साथ इन कॉन्टैक्ट है, इसकी वजह से पाइप गर्म होगा, उसके अंदर से पानी गुजरेगा, ये भी गर्म होकर स्टीम में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ से स्टीम बाहर निकलेगी। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि वो जगह जगह से जो स्टीम वेंट या गीजर निकल रहे थे, गर्म पानी के फवारे या चश्मे निकल रहे थे, उसकी बजाय हमने ये फिक्स कर दिया स्टीम यहीं से निकलेगी, परमानेंट हम यहाँ पे जनरेटर लगा देंगे। उन इलाकों में जहाँ पे ऐसे गीजर निकलते हैं, और ज़्यादातर जो गीजर हैं गर्म पानी के ऐसे फवारे हैं, ये वॉल्केनिक रीजन के आसपास निकलते हैं, वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होती है। तो बहरहाल जब आपने ये पाइपिंग करके सिस्टम लगा दिया तो गीजर सिस्टम डिस्टर्ब होगा। क्यों? गीजर किस वजह से निकलता था? पानी गर्म होने की वजह से, डेंसिटी कम होने की वजह से, ज़मीन की तह को प्रेशर के साथ फाड़ के बाहर आने की वजह से। अब जब आपने ठंडा पानी यहाँ से डालना है तो यहाँ पे जो हीट है वो तो हीट ये ठंडा पानी एब्जॉर्ब करके गर्म होकर स्टीम में कन्वर्ट होकर यहाँ से निकलता जाएगा। नतीजा क्या होगा? इर्द गिर्द के हिस्सों में यहाँ पे जो हिस्सा है ज़मीन के नीचे वाला, ये वाला हिस्सा इतना गर्म होगा ही नहीं कि ज़मीन की तह को फाड़ के इसमें से पानी बाहर निकले, ये निकलेगा ही नहीं, क्योंकि अब आप ये हीट तो एब्जॉर्ब कर रहा है ये पानी, तो गीजर सिस्टम डिस्टर्ब होगा आपके इस तरह से पाइपिंग करने से। ख़ास तौर पे ये पाइपिंग उन इलाकों में ज़्यादा सूटेबल होती है जहाँ पे हीट तो है लेकिन पानी ज़्यादा नहीं है।
तो उसको इस्तेमाल करके उस हीट को इस्तेमाल करके आप पानी, ठंडा पानी डाल के स्टीम आप हासिल कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको ये पाइपिंग का सिस्टम एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है उन इलाकों में जहां पे हीट ज़मीन की सरफेस से करीब ही है, कोई बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं है, वहां पे ये काम सूटेबल है। जहां पे ज़्यादा गहराई में है वहां पे ये काम सूट नहीं करता। अच्छा, तो अब आप देखें कि या तो गीज़र की शक्ल में गर्म पानी खुद ही बाहर निकलेगा, गर्म पानी और स्टीम बाहर निकलेगी, या फिर आप पाइपिंग करके ठंडा पानी डाल के स्टीम बाहर आप हासिल कर लेंगे। तो या तो आप इसको हासिल करते हैं या आप हीट ऐसे निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, या फिर खुद ब खुद ही निकल आती है वो गीज़र की शक्ल में। अब होता क्या है, यहाँ पे जो पानी होता है ज़मीन की तह से जो बाहर निकलना है, चश्मा जो बाहर निकलना है, उसका तरीक़ाकार क्या होता है? होता ये है जनाब कि आपके घर में जो लाल पंप लगा हुआ है पानी निकालने के लिए, उसमें जो बोर करके क्या करते हैं, गहराई में जो मैं लाल पंप का बोर करने लगा हूँ, पाइप डालने लगा हूँ, यहाँ पे इतनी गहराई में पानी है, फ़र्ज़ करें हमारे यहाँ 70 या 75 फीट पे पानी है। उसके बाद पानी के अंदर उसको, ये डॉटेड लाइन है, पानी के अंदर पाइप रखा जाता है 40 से 50 फीट या 30 फुट, जितना भी जो भी सूट करता है जिसको। और उस पाइप में ऐसी ये डॉटेड लाइन से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, उस पाइप में कट लगाते हैं थोड़े थोड़े, कहते हैं जी ये फ़िल्टर है। होगा कि आप ये सुराख करके आपने पाइप डाल दिया, इस पाइप में ये छोटे छोटे जो सुराख किए हुए हैं, असल में ये आरी से ब्लेड से कट लगाए हुए होते हैं। इर्द गिर्द के हिस्से से पानी रिस रिस के आपकी बुक में जो फर्स्ट ईयर का पीटीबी का पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का सिलेबस है 95 पेज पे आखिरी लाइनों में लिखा होगा परकोलेट, पानी परकोलेट रिस के, वो रिस के इसके अंदर इकट्ठा होता रहता है पाइप के अंदर। जब हम मोटर चलाते हैं तो पाइप के अंदर वाला पानी असल में उठा रहा होता है। तो अगर फ़िल्टर अच्छा है तो साफ़ पानी आता है, रेत नहीं आती, वरना रेत भी साथ आने लग जाती है अगर फ़िल्टर ख़राब हो जाए तो, या ज़्यादा बड़ा क्रैक आ जाए तो जब आपने टैंकी भर ली, मोटर बंद कर दी, पानी का लेवल थोड़ा कम हो गया, थोड़ी देर में रिस के और पानी यहाँ पे आना शुरू हो गया। कुछ वक्त के बाद आपने फिर मोटर चलाई, फिर उसको उठा लिया, तो बिल्कुल ऐसे ही बनता है गीज़र। गीज़र के लिए एक्वाफर होना चाहिए। एक्वाफर, एक्वा पानी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। एक्वाफर पानी का प्रेशर होना चाहिए। वो पानी का प्रेशर कैसे बनेगा? इन्हीं चट्टानों में, जो ज़मीन के नीचे चट्टानें हैं, इन्हीं चट्टानों में पानी ऐसे ही रिसता रहेगा, रिस के इकट्ठा होता रहेगा। फिर टेम्परेचर उसका ज़्यादा होगा, डेंसिटी उसकी कम होगी, वो ऊपर को धक्का मारेगा और ज़मीन की तह को फाड़ के बाहर निकल आएगा। तो फिर वो बनेगा स्टीम वेंट या गीज़र या हॉट वाटर उसमें, और स्टीम भी मौजूद होगी। तो ज़्यादातर जो गीज़र वाले इलाके हैं वो रहाइश के काबिल इस लिहाज से नहीं होते कि ये ना हो कि आपने कहीं घर बनाया और पता लगे बेडरूम से फुहारा निकल आया। अगरचे वो फिर आमतौर पे इतना ताकतवर नहीं होता कि आपने कंक्रीट का फर्श लगाया है तो उसको फाड़ के बाहर निकल आए, लेकिन फिर भी उसकी वहाँ पे सरफेस ऑफ अर्थ के नीचे स्टेबिलिटी ज़रा मुतासर होती है। और ये ख़ास तौर पे उन इलाकों में गीज़र साइट्स ज़्यादा नज़र आती हैं जहाँ पे वॉल्केनोज होते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोई मेटल्स वहाँ पे पिघली हुई हालत में होती हैं, मोल्टन स्टेट्स में होती हैं, और वहाँ पे वो ज़्यादा गहराई में भी नहीं होती, इसलिए वहाँ पे चांसेस इसके ज़्यादा होते हैं। तो जनाब जियोथर्मल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया, और जियोथर्मल एनर्जी पैदा कैसे होती है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये कुछ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज थे जो हमने डिस्कस किए, जिनको आप एनर्जी हासिल करने के लिए डिस्कस करते जा रहे हैं या आप इस्तेमाल कर सकते हैं एनर्जी हासिल करने के लिए। लेकिन इन शॉर्ट बात यह है कि चूंकि आबादी ज़्यादा हो रही है और एनर्जी के रिसोर्सेज तो जो हैं सो हैं, एक तो ये कि हमें नए एनर्जी के सोर्सेज को ढूंढने की, तलाश करने की ज़रूरत है, और दूसरी ख़ास बात यह है कि जो एनर्जी के सोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं उनको भी ज़रा ध्यान से इस्तेमाल करें, ज़्यादा फजूल खर्ची ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि हम और हमारे बाद हमारी आने वाली नस्लें भी इनसे सही तौर पर इस्तिफादा हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच जी। एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।